Hello everyone, welcome back. Welcome to part 52 of our Indian Polity lecture series and part 11 of Fundamental Rights. और इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रीवियस वीडियो तक राइट टू फ्रीडम को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है. इस वीडियो में फंडामेंटल राइट के तहत जो थर्ड कैटेगरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उसको हम कवर अप करने वाले हैं. So these are the topics which we are going to cover in this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहली चीज, व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 23 जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है. इसीलिए आर्टिकल नंबर 23 को समझने से पहले हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ड जो है उसका मतलब समझना होगा. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी. ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द ट्रेड ऑफ ह्यूमंस मोस्ट कॉमनली फॉर पर्पस ऑफ फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल सेलेवरी और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ऑल्सो टर्म्ड एज ह्यूमन फ्लेश ट्रेड. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया कि जब किसी इंसान को खरीदा या बेचा जाता है मेनली उससे फोर्स लेबर करवाने के लिए या फिर सेक्सुअल सेलेवरी के लिए या फिर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो उसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है. ठीक है. अराउंड 80% जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंडिया में वो औरतें होती हैं एंड 50% जो विक्टिम्स हैं वो बच्चे हैं. भारत में ये केसेस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. सो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगार सिस्टम एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. यानी आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 1 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि इंसानों का खरीद और बिक्री जो है वो नहीं होना चाहिए, बेगार सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए. यानी आप किसी से काम करवा रहे हो बट उसके बदले में कोई पेमेंट आप उसको नहीं दे रहे हो, ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर. ये प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 1. या फिर किसी और प्रकार का फोर्स्ड लेबर जो है वो आप किसी से नहीं करवा सकते हो. ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो. ठीक है. और कोई भी जस्टिफिकेशन जो है अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 1 जो है वो अलाउड नहीं है. नो जस्टिफिकेशन इज अलाउड. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने किसी पर्सन को काम पे रखा और आप उसको बहुत ही कम जो है पेमेंट दे रहे हो, मिनिमम पेमेंट आप उसको पे कर रहे हो. मिनिमम भी नहीं, मैं कहूँगा कि मिनिमल पेमेंट आप उसको दे रहे हो. और जब आपके ऊपर केस होता है कि आपने एक्सप्लॉयटेशन किया है तो आप कहते हैं कि जी नहीं, हमने तो उसको कुछ तो पेमेंट दिया है, उससे फ्री में तो काम करवाया नहीं है, इसलिए हमने आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 1 का वायलेशन जो है वो नहीं किया है. बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपने ये कह दिया कि आपने थोड़ा तो पेमेंट दिया है, इसलिए ये फोर्स लेबर नहीं है. ये चीज नहीं मानी जाएगी कोर्ट में या फिर सरकार के सामने, और आपको गिल्टी जो है वो घोषित किया जाएगा अगर आपने किसी का शोषण किया है तो इस प्रकार का जस्टिफिकेशन जो है वो अलाउड नहीं है. ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसानों का खरीद और बिक्री जो है वो कंसिडर होता है एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. प्रोस्टिट्यूशन जो है वो भी इंक्लूड होता है. इमोरल पर्पसेस जो है वो भी इंक्लूड होता है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर पोर्नोग्राफी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इसके अंदर ही काउंट होता है. देन देवदासी प्रथा जो पहले चलती आ रही थी उसे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही अब कंसिडर किया जाता है. एंड देवदासी प्रथा जो है वो अब इम्प्लीमेंट करके नहीं रखी जा सकती है. ठीक है. पहले क्या होता था कि किसी की अगर बेटी होती थी और उस पर्सन को अगर बेटी नहीं चाहिए थी तो वो मंदिर में जाके छोड़ दिया करते थे, या फिर कुछ जो है किसी रिचुअल की वजह से अपनी बेटी को मंदिर में डोनेट कर देते थे, या भगवान जो होते हैं उनके साथ कहते हैं कि हमने इस भगवान के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी और वो बेटी जो है वो मंदिर की हो गई. बट इस चीज का बहुत ही गलत फायदा जो है वो बाद में उठाया गया एंड ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में फिर आगे जाके यूज हुआ. नॉट ओनली दिस, धर्म के नाम पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है देवदासीज का हुआ, और इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया और देवदासी प्रथा जो है उसको भी अंडर एक्सप्लॉयटेशन ट्रीट किया एंड आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 1 के तहत इसको भी प्रोहिबिट किया गया है. ठीक है.
देन किसी भी प्रकार का फोर्स्ड लेबर जो है उसे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। आर्टिकल नंबर 23 जो है वो एब्सोल्यूट है। आर्टिकल नंबर 23 जो है वो एब्सोल्यूट है। इसका मतलब क्या हो गया, जब सरकार को लगेगा तो ही सरकार जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर ला सकती है, अदरवाइज इसके ऊपर और कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो लिमिटेशन क्या है एक्चुअली में, वो लिमिटेशन आर्टिकल नंबर 23 के क्लॉज 2 में बताए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 के क्लॉज 2 में जो लिमिटेशंस बताए गए हैं बस वही एक्सेप्शन रहेंगे अंडर आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 1, अदरवाइज कोई और एक्सेप्शन नहीं रहेंगे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 23 जो है वो एब्सोल्यूट है, यानी किसी के द्वारा भी इसका हनन जो है, इस आर्टिकल का हनन जो है वो नहीं किया जा सकता है। सो आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, दैट द स्टेट में इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। यानी आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि स्टेट को अगर लगेगा तो स्टेट कंपल्सरी सर्विस जो है पब्लिक पर्पस के लिए वो इम्पोज कर सकती है जनता के ऊपर, और जनता इस चीज को लेके कोर्ट में नहीं पहुंचेगी कि मेरा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23 जो है उसका हनन हुआ है एंड मुझसे फोर्स लेबर जो है वो करवाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज का क्लेम नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 2। और जब भी ऐसी सर्विस जो है वो करवाई जाएगी जनता से तो वो फोर्स्ड लेबर में काउंट नहीं होगा, एंड स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। यानी स्टेट जो है वो किसी पब्लिक पर्पस के लिए कंपलसरी सर्विस अगर डाल रही है जनता के ऊपर तो सरकार ये नहीं कह सकती है, स्टेट के द्वारा ये नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही इस कंपलसरी सर्विस में इंक्लूड किए जाएंगे एंड इस रिलीजन के लोग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, या फिर इस कास्ट के लोग जो हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं एंड दूसरे कास्ट के जो लोग हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टेट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये बात आर्टिकल नंबर 23 के क्लॉज 2 में कह दी गई है। ठीक है, इसको और हम सिंपल भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब ये हो जाता है दैट द स्टेट में इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस सच एज मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस इन इमरजेंसी। जैसा कि हमने कोविड के टाइम देखा था, कोविड के समय सोशल सर्विस जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में वो इम्पोज की गई थी सरकार के द्वारा, तो उस समय कोई भी फंडामेंटल राइट के हनन का क्लेम जो है वो नहीं कर सकता है। कल को इंडिया में मिलिट्री सर्विस अगर कंपलसरी कर दी गई, इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो कोई भी क्लेम नहीं करेगा कि ये फोर्सफुली करवाया जा रहा है और इससे मेरा आर्टिकल नंबर 23 का हनन हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज कल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि हर जो स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, उसको ग्रेजुएशन के बाद मिलिट्री में सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो फोर्स लेबर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। बट सरकार जब भी ये कंपलसरी सर्विस लाएगी तो सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के नाम पे, एंड कंपलसरी सर्विस जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म रहेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। सो आर्टिकल नंबर 23 जो है वो किन किन सिचुएशन में किसके किसके अगेंस्ट में अप्लाई होता है। सो अगेंस्ट द स्टेट जो है ये अप्लाई होता है, यानी स्टेट के द्वारा आपका आर्टिकल नंबर 23 के तहत जो फंडामेंटल राइट है उसका अगर हनन हो रहा है तो आप जजमेंट की डिमांड कर सकते हो, आप कह सकते हो कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। साथ ही साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसने अगर आपसे फोर्स्ड लेबर करवाया या फिर एक्सप्लॉइटेशन किया आपका, तो भी आप जजमेंट की डिमांड कर सकते हो। साथ ही साथ कोई भी प्राइवेट कंपनी है और उसने आपके साथ ऐसा कुछ किया तो भी आप जजमेंट की डिमांड जो है वो कर सकते हो। तो अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद कंपनीज आप क्लेम कर सकते हो कि आपका आर्टिकल नंबर 23 का हनन हुआ है, अगर सही में इस चीज का हनन हुआ होगा तो। ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 23 जो है ये किसको किसको मिला हुआ है, तो सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स एंड वो जितने भी लोग इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं उनको ये मिला हुआ है। देन अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल नंबर 24 विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है,
आर्टिकल नंबर 24 कहता है दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। यानी आर्टिकल नंबर 24 में साफ साफ ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से कम है उसको नहीं एम्प्लॉय किया जा सकता है किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या किसी और ऐसी जगह पे जहां पे जान का खतरा हो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 24 क्या प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। कहाँ पे? फैक्ट्रीज में, माइंस में एंड हजार्डियस ऑक्यूपेशन के अंदर। वो ऑक्यूपेशन, वो काम जहां पे जान का खतरा है, वो काम जो डेंजरस है। ठीक है, इसका और एक्सप्लेनेशन हम अभी आगे देखते जाएंगे कि सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बल्कि हाउस होल्ड में भी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है एज ए सर्वेंट। ओके, तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है वो लाया गया है। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये 14 साल से कम उम्र का बच्चा है बट इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी इसलिए मैंने इसको अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया और मैं इससे काम करवा रहा हूँ। ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो पर्पस क्या है आर्टिकल नंबर 24 का? आर्टिकल नंबर 24 का पर्पस है कि चाइल्ड का हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जो है उसको इंश्योर किया जा सके। सो आर्टिकल नंबर 24 को इन्फोर्स करने के लिए इंडिया में बहुत सारे स्टैट्यूटरी लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी लॉज? तो वो लॉज जो रिटन फॉर्म में रहते हैं और लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं उसे ही हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी लॉ जो पास किया गया था 1986 में उसका नाम क्या है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। और ये मेन लॉ है जो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। अदर लॉज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, देन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, Motor Transport Workers Act 1951, then Apprentices Act 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। इन सारे लॉज के द्वारा चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं 1996 में? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुआ है चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड का, और कहा गया कि कोई भी अगर चाइल्ड वर्कर को अपने पास एम्प्लॉय करता है उसके ऊपर 20,000 रुपए की पेनल्टी रहेगी, और जब भी ये फाइन मारा जाएगा तो इस फाइन को इस फंड में डालकर यूज किया जाएगा। कोर्ट ने साथ ही साथ ऑर्डर दिया कि हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन जो है बच्चों का उसका ध्यान रखा जाए क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है, उनका डेवलपमेंट स्टेज है, उनसे काम लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एंड हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 21A में इस चीज को और प्रोत्साहित किया गया है बाय प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। उनके पढ़ने लिखने सीखने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है। ठीक, देन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 लाया गया जिसे CPCR एक्ट कहते हैं, और इस एक्ट के द्वारा फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR को स्टैब्लिश किया गया, और साथ ही साथ स्टेट कमीशंस का भी स्टैब्लिश किया गया जो कि चेक करते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो न हो भारत के किसी भी हिस्से में। तो पर्पस क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट, promote and defend child rights in India as defined in Indian Constitution, UN Convention on Rights of the Child and other child related laws। तो किसी भी प्रकार से किसी बच्चे का शोषण न किया जा सके ये इंश्योर किया जाता है इसके द्वारा। देन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला 2006 में, और उस नोटिफिकेशन के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से
कम का है उसे डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी घर में आप उसको नौकर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसे वर्कर के रूप में होटल्स में भी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे भी आप नहीं उस बच्चे को काम पे लगा सकते हो, ढाबाज में भी आप उनको जो है काम पे नहीं लगा सकते हो, शॉप्स, स्पा, रिजॉर्ट्स, टी स्टॉल, यानी जो भी जगह हैं और साथ ही साथ सेमी हजार्डियस प्लेसेस जो हैं वहाँ पे भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेस्टिक सर्वेंट की अगर हम बात करें तो अगर कोई फैमिली बिजनेस रन कर रहा है और उस फैमिली का ही एक बच्चा उस बिजनेस में अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर रहा है, तो क्या वो डोमेस्टिक सर्वेंट कंसिडर होगा? क्या वहां पे आर्टिकल नंबर 24 का हनन हो रहा है उस बच्चे का? तो जी नहीं। फैमिली वाले अगर उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A उसको मिल रहा है, बाकी उसकी बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो पूरी हो रही हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, तो घर वाले जो हैं बच्चे की हेल्प ले सकते हैं अपने काम में। बट हाँ, अगर बच्चे ने कंप्लेन कर दिया तो फिर इंक्वायरी जो है वो बैठ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब भी इन जगहों पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉय किया जाएगा तो उन लोगों के ऊपर केस हो जाएगा जिन लोगों ने ऐसे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर रखा है, एंड फिर केस जो है उनके ऊपर चलाया जाएगा। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो था उसे रीनेम किया गया है 2016 में, और उसको रीनेम करके कर दिया गया है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो ये रीनेमिंग जो है वो क्यों किया गया है? क्योंकि पहले हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ चाइल्ड लेबर वर्ड जो है वो यूज किया गया था। तो चाइल्ड जो है वो किसको माना गया? तो जो 0 से 14 ईयर्स के बीच में फॉल होते हैं, बट जो 14 से 18 ईयर्स में हैं उनका कहीं पे जिक्र नहीं था, इसीलिए इस चीज को रीनेम किया गया। और वो बच्चे जो 14 से 18 साल के उम्र में फॉल होते हैं उनको भी इसके अंडर कंसिडर किया गया, और जो बच्चे 14 से 18 साल की उम्र में फॉल होते हैं उनको भी एम्प्लॉय करना प्रोहिबिट किया गया अंडर हजार्डियस ऑक्यूपेशंस एंड हजार्डियस प्रोसेसेस, यानी जहां भी जान को खतरा हो सकता है वहां पे ऐसे बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना है जिनकी उम्र जो है इस कैटेगरी में फॉल होती है, 14 टू 18 ईयर्स में फॉल होती है। साथ ही साथ वो 0 टू 14 ईयर्स जो है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एडोलेसेंट एज जो है वो कौन सा कंसिडर होता है? 14 टू 18। और इस तरीके से रीनेमिंग करके ये एक्ट जो है वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है उसका शोषण ना किया जा सके, एंड वो बच्चे जो 14 से 18 साल की उम्र में हैं उनका भी शोषण ना हो सके, उनको भी खतरे वाले कामों में न एम्प्लॉय किया जा सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।